वर्तमान में फूड इंस्पेक्टर का व्यापम ने एक पोस्ट निकाला है जिससे संबंधित 2017 का प्रश्न पत्र हमारे पास अवेलेबल है। उसे हम लगाते हुए चलेंगे और डिटेल करते हुए चलेंगे ताकि आगामी कोई भी एग्जाम आए उससे संबंधित सारे प्रश्न आपसे बन जाए। तो देखते हैं पहला जो प्रश्न, कौन सी रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? इंग्लिश में इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, IDL। देखिए, जो पृथ्वी में देशांतर रेखाएं होती है 360, उनमें से जो मध्य की रेखा होती है 180 डिग्री, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो 180 डिग्री होती है। ये भी याद रखिए कि पृथ्वी में 360 देशांतर रेखाएं होती है। इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आता है हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित, जो कि IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या इंडियन स्टेट टाइम भी उसको बोलते हैं, जो कि 82.5 अंश में खींची हुई है, जो भारत के इलाहाबाद के नैनी से होते हुए हमारे छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। देखिए, छत्तीसगढ़ के टोटल 7 जो डिस्ट्रिक्ट है उससे होकर गुजरती है, जिसका नाम इस प्रकार है। देखिए, क्रम वाइज याद रखेंगे। सबसे पहले सूरजपुर में प्रवेश करती है, फिर कोरिया, कोरबा, फिर जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, टोटल 7 जिलों से होकर जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, किस राज्य में भ्रष्टाचार नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मंत्रियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति कौन देता है? देखिए, किसी राज्य से पूछा है तो राज्य संबंधी जो भी कानून है उसको राज्यपाल देखता है। अगर केंद्र संबंधी होगा तो वहाँ पे राष्ट्रपति होगा, और राज्य संबंधी अगर कुछ आता है तो उसमें राज्यपाल। देखिए, हर प्रश्न में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जब अल्टरनेटिव देखते हैं राष्ट्रपति का अल्टरनेटिव, तो राज्य में राज्यपाल होता है। अगला जो प्रश्न उसकी ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो 1.64% थी। अगला जो प्रश्न है, प्रेयरी प्रदेश फसल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, फसल संबंधी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे, तो जितने भी फसल है उसकी डिटेल वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद से संकलित है? तो ये जो है ऋग्वेद से संकलित है। इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण फैक्ट आप थोड़ा सा जान लीजिए। तो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। इसको याद रखेंगे कि 3रे मंडल से लिया गया है, जो 7वें सूक्त का 10वां मंत्र है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके याद रखने लायक, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्धनता किस प्रकार की समस्या है? देखिए, निर्धनता जो है बहुआयामी समस्या है, जो कि हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, सारी समस्याओं को प्रभावित करती है जो निर्धनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, विटामिन जो रक्त स्कंदन में थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। स्कंदन या थक्का जमना दोनों एक ही होता है। तो जो विटामिन के है, विटामिन के रक्त में थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी है, केवल तीसरा आएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है? देखिए, प्रतिवर्ष जो चक्रधर जो समारोह है वो रायगढ़ में आयोजित किया जाता है, जो कि राजा चक्रधर से संबंधित है। इसको भी आप याद रखिए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हर साल ये कई साल ये पूछा गया है और कई एग्जाम में आते ही रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, सारनाथ में। देखिए, इससे महत्वपूर्ण फैक्ट ये निकल के आता है कि जो सारनाथ में दिया गया पहला जो गौतम बुद्ध द्वारा उपदेश है उसे धर्मचक्र परावर्तन नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कई जो UPSC के एग्जाम है या UPPSC के एग्जाम है उसमें कभी कभी सारनाथ ना होकर के काशी या वाराणसी ऑप्शन में रहता है। तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन अगर सारनाथ ऑप्शन में तो ये सबसे ज़्यादा सही उत्तर इसी को माना जाता है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? प्रति व्यक्ति आय का सूत्र सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपॉन जनसंख्या। ये सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। IFA शील्ड प्रतियोगिता में निम्नलिखित खेल से संबंधित है। तो देखिए, IFA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो यह फुटबॉल से संबंधित होगा, क्योंकि इसका अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार का क्षेत्रीय संपर्क योजना किस उद्देश्य से संबंधित है? तो क्षेत्रीय संपर्क दरअसल संपर्क जोड़ने से संबंधित है। तो इसको हम भारत में जो हवाई पत्तन है उसको जोड़ने से संबंधित ये योजना है। दरअसल ये बहुत पुरानी योजना है, तो ये शायद एग्जाम में अब ना आए। ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न था। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, जननांकी संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को बताती है? तो जो जननांकी संक्रमण है वो जनसंख्या से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आएगा, द्वितीय अवस्था जो है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को बताती है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, ऊष्मा के विषय में सही कथन कौन सा है? तो ऊष्मा के संबंध में कथन को पूछ रहा है, तो इसमें देखते तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। हाँ, एकदम सही है। अगला जो है, ऊष्मा विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक प्रकार है। नहीं, विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक प्रकार नहीं है। ऊष्मा कृष्ण वस्तु द्वारा अवशोषित होती है। कृष्ण वस्तु यानी काले वस्तु द्वारा अवशोषित होती है, एकदम सही है ऊष्मा, क्योंकि काले वस्तु जो है जल्दी गर्म हो जाते हैं।
या जितने भी डार्क वस्तु होते हैं। अगला जो है द्रवों में ऊष्मा का संचालन प्रवाहित होता है। देखिए यहाँ पे अगर द्रव्यो रहता, अगर कोई मेटल वेटल दिया होता तो अलग बात है, लेकिन द्रवो दिया तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो इसमें पहला और तीसरा, देखिए यहाँ पर मैंने जो है ऑप्शन नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पे पहला और तीसरा जिस ऑप्शन में रहता है वो एकदम सही होता है। अगला प्रश्न उसको देखते हैं, किन चट्टान में प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? तो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, जो कि लावा से बनती है। इस प्रकार की जो चट्टानें होती है प्राथमिक चट्टान कहलाती है। अगला प्रश्न उसको देखते हैं, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो अगर आपको केंद्रीय बैंक के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपने पर्स से सबसे पहले नोट निकालिए और देखिए उस नोट में सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो उस नोट में सबसे ऊपर लिखा होगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं और बैंक कंट्रोलर भी कहते हैं, यानी बैंक को कंट्रोल करके रखता है। ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी भी रिवील मतलब बनाता है। तो ये आप बिल्कुल याद रखिए कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक है। कई लोग स्टेट बैंक को भी मार कर जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न उसको देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में है? देखिए गल्फ स्ट्रीम सामान्य सी बात है कि गर्म जलधारा को गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम जो है याद रखिए कि ठंडे जगहों से संबंधित होगा। तो अटलांटिक जो महासागर है वो गल्फ स्ट्रीम उससे संबंधित है। देखिए गल्फ स्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। उत्तरी अंध महासागर में प्रवाहित होने वाली जो गर्म धारा है, गर्म जल धारा, उसे हम गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम जो है मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे कभी कभी मैक्सिकन खाड़ी गर्म जलधारा भी कहते हैं। ये जो जलधारा है वो उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट एवं यूरोप के पश्चिमी तट का तापमान बढ़ाती है। तो गल्फ स्ट्रीम के बारे में एकदम मोटा मोटी याद रखिए। और इसमें ये भी देखिए कि जो व्यापम है वो इंटरनेशनल क्वेश्चन भी उठाता है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमारे देश के ही प्रश्न आएंगे। दरअसल जो अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न उसको भी लेकर के आता है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, सामान्य शरीर का तापमान केल्विन स्केल में कितना होता है? तो अगर 310 होता है, 310 केल्विन होता है हमारे शरीर का सामान्य ताप। और डिग्री सेल्सियस में अगर पूछता है तो 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट। देखिए 37 डिग्री इज इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 310 केल्विन। तो ये तीनों का जो मान है समान होता है। तो हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो 310 केल्विन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो सूर्यसेन जो है चिड़गांव शस्त्रागार छापामार से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। और इनका एक और नाम प्रचलित था जिसे मास्टरदा कहते हैं। दरअसल मास्टरदा इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि ये गुरुजी थे। और ये जो है 18 अप्रैल 1930 में चिड़गांव शस्त्रागार में जा करके वहाँ लूट लेते हैं, या छापामार इसको बोलते हैं, जो छापा मार जो कि अंग्रेजों को होता है। और इनके द्वारा जो एक आर्मी बनाई गई थी जिनका नाम था इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इन्हें 1934 में इसके कारण इनको फांसी दी जाती है। तो ये भी याद रखेंगे 1934 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की गठन किया था? देखिए लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी का विदेश में जाकर के गठन किए थे, इसको भी याद रखिए, जो विदेश में बनने वाली पार्टी थी। तो ये प्रश्न अक्सर आते रहता है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है उसको पूछा। कई लोग हड़बड़ा करके सिर्फ सही तक पढ़ते हैं और आगे ऑप्शन पढ़ने लगते हैं। तो प्रश्न को एकदम आराम से पढ़िए और आराम से उत्तर लगाइए। तो इसमें क्या सही नहीं उसको पूछा। राष्ट्रपति लोकसभा को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है, हाँ एकदम सही है। राष्ट्रपति राज्यसभा को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है, ये भी एकदम सही है। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित और संदेश भेज सकता है, दोनों सही है। और डी जो है, राष्ट्रपति किसी एक सदन को संबोधित करता है एवं संदेश भेज नहीं सकता। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम गलत है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, दीपेश सिन्हा किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से संबंधित है, इसको याद रखेंगे बिल्कुल। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किस विषय को किन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन के लिए चुनौती दी जा सकती है? देखिए जुडिशरी रिव्यू बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये दरअसल थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको मैं इसमें समझा नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि संविधान का जुडिशरी रिव्यू को समझाना है तो बिल्कुल, अगर कमेंट्स ज़्यादा होंगे इससे संबंधित तो जुडिशरी रिव्यू का भी वीडियो बिल्कुल आएगा। तो इसमें देखते हैं, भूमि सुधार अधिनियम के लिए नहीं, इसके लिए जुडिशरी रिव्यू नहीं ले सकते। आधारभूत ढांचे के लिए, मौलिक अधिकार के लिए ले सकते हैं और आधारभूत ढांचे के लिए। तो इसमें जहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर सी आएगा, इसमें 2 और 3 दोनों। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो देखिए यहाँ पे ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य का जो पतन का कारण था वो तालीकोटा का युद्ध, जिसको हम बोलते हैं राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। दरअसल 1965 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच जो युद्ध हुआ था उसे हम बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी और यहाँ से उनका पतन स्टार्ट हो गया था। तो ये भी बिल्कुल याद रखेंगे, तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं इसे। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, पूनाराम निषाद कौन सी शैली के पंडवानी गायक है? तो ये वेदमती के पंडवानी गायक हैं। इस शैली के
अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन सा था। तो जब मराठा शासन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले बिंबाजी भोसले इन्होंने शासन किया था, जो कि प्रत्यक्ष शासन था। उसके बाद फिर सूबा शासन स्टार्ट हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न जो है, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों की उत्कर्ष है। दरअसल यहाँ पे समुद्रगुप्त आएगा। समुद्रगुप्त के बारे में इसमें बताया गया है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, यदि दो दर्पण के मध्य 90 अंश का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है 360/90 -1, ये सूत्र होता है। तो ये 4 बार में कटेगा और ये -1 तो 4 - 1 होता है। तो 4 - 1 = 3। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। ये सूत्र को आप याद रखिए ताकि आपको आगे एग्जाम में बन जाए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण सांसद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन न कर सके तब क्या होगा। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित बहुत प्रश्न बनते हैं, जिसको मैं बताता हूँ। पहले इसको देख लेते हैं। नए चुनाव तक उपराष्ट्रपति पद रिक्त रहेगा, एकदम गलत है। वर्तमान उपराष्ट्रपति उनके उत्तराधिकार के पद ग्रहण करने तक पद पर कार्य करेंगे, एकदम सही है। क्योंकि अगर जब तक उपराष्ट्रपति नए नहीं आ जाते तब तक पुराने जो उपराष्ट्रपति हैं वो कार्य करेंगे उनके कार्यभार के रूप में। तो इसमें एक और प्रश्न ये बनता है, अगर राष्ट्रपति पद रिक्त है तो चुनाव अगर हो रहा है राष्ट्रपति का, तो उस समय कौन उनका कार्यभार लेगा। तो उपराष्ट्रपति, इसको याद रखेंगे। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रमुख, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे। और अगर वो भी उपस्थित नहीं है तो जो सर्वोच्च न्यायालय में जो वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति का पद लेंगे। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा, और उपराष्ट्रपति भी नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति पद का ग्रहण करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, दक्षिण भारत के चोल शासकों में निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसको याद रखिए, कई पेपर में पूछ चुका है। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर जो है चोल शासकों द्वारा बनाया गया था। एकदम पेटेंट क्वेश्चन है, ये तो आते ही रहता है, अक्सर आप देखेंगे। अगला प्रश्न उसको देखते हैं, न्यू मूरा द्वीप किन देशों की सीमा पर स्थित है। तो ये भारत और बांग्लादेश, हम 9वीं 10वीं के आसपास जो सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं भूगोल, उसमें इसके बारे में अक्सर बताया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच में न्यू मूरा द्वीप स्थित है। किन परिस्थितियों में राज्यपाल अपने स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करता है। देखिए इस प्रकार के जो कूट वाले प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसको देखते हैं, संवैधानिक संकट के लिए परामर्श देने के लिए, बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति के लिए, नई मंत्रिमंडल की नियुक्ति दरअसल प्रधानमंत्री करता है, विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए कर सकता है, मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी के लिए कर सकता है, राज्य विधानसभा का विघटन के लिए। तो ये इससे संबंधित जो भी ऑप्शन आप उसको खोजिए और ऑप्शन में लगाइए। तो इसमें जो है संवैधानिक संकट के परामर्श के लिए तो 1, 6, 5 और 4, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें, ये बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, वाणिज्यिकी और औद्योगिकी एकाधिकार गुट और न्याय व्यापार संघ औद्योगिकी एवं श्रम विवाद विषय संविधान की किस सूची से सम्मिलित किए गए हैं। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। संविधान में 3 सूची बताई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में टोटल 98 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय और संवर्ती में 52 विषय। तो ये होता क्या है समझ लीजिए, संघ सूची ऐसी सूची जिसमें केंद्र नियम एवं कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून और नियम बनाती है, और संवर्ती सूची ऐसी सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है वो संवर्ती सूची के विषय हैं, इसको भी आप बिल्कुल याद रखिए। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, संघ सूची में 98 विषय है, राज्य सूची में 61 और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वाले प्रश्न भी कई बार आ चुके हैं। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, निम्नलिखित में किनके बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। तो महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में लड़ा गया था, ये बिल्कुल याद रखिए। लेकिन इससे अगर घुमा करके पूछा जाता है तो यहाँ पर अगर राणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर ये आता है तो ये भी ऑप्शन एकदम सही होगा, क्योंकि जो मान सिंह थे वो अकबर की अगुवाई में यहाँ अकबर की तरफ से अगुवाई करके यहाँ लड़ने आए थे हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, इसको याद रखिए। और महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में लड़ा गया था। लेकिन ये चीज़ याद रखिए कि मुगल सम्राट की तरफ से हिंदू राजा लड़ने के लिए आया था, इससे भी प्रश्न बनता है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, सामाजिक विकास से किसका संबंध है। देखिए सामाजिक का जो विकास है वो शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित होता है, इसको याद रखिए। अगर शिक्षित होंगे लोग तो समाज का बहुत विकास होता है। तो ये बेसिक सी बात है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कहाँ स्थित है। तो विश्व की सबसे लंबी जो भ्रंश घाटी है वो पूर्वी अफ्रीका में है, इसको याद रखिए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस माह की पूर्णिमा को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष राजिम कुंभ कल्प का प्रारंभ हुआ। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको याद रखिए,
माघ पूर्णिमा में। अगला जो प्रश्न है, यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर देती है तो क्या होगा? तो याद रखिए कि मंत्री परिषद जो है भंग हो जाएगी। लोकसभा क्योंकि बहुमत से अगर पारित करता है तो जो मंत्री परिषद है वो भंग हो जाती है। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी, ये प्रश्न भी रिपीट हो चुका है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 26 जून 1975 को घोषित आंतरिक आपात के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में रखिए। तो अगर आपको नहीं पता है कि 26 जून 1975 में क्या था तो मैं बता देता हूँ। 26 जून 1975 में आपातकाल है वो लगा था जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। लगता तो राष्ट्रपति के द्वारा है, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए आपातकाल लगाया था। और इससे संबंधित एक और है कि आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी जी फेमस है, ये भी याद रखिए। तो आपातकाल के संबंध में इसको डिटेल से थोड़ा सा देखते हैं। जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया तो सबसे पहले क्या होता है, आपातकाल लगाने के लिए प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रपति जो घोषणा पत्र रहता है आपातकाल उसमें साइन करते हैं। फिर उसके बाद आपातकाल की घोषणा हो जाती है। फिर मतलब जो मंत्रिमंडल है वो स्वीकृति दे देते हैं। तो 3 4 1 2, तो इसको ऑप्शन देखिए 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी में है, इसको आप याद रखिए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये वर्ष 2016 में ओलंपिक खेलों में सम्मिलित खेलों की संख्या कितनी थी? तो देखिए ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना 2020 में हुए ओलंपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक चीज़ याद रखिए कि 2020 के जो ओलंपिक है उसमें टोटल 33 खेल शामिल हुए। अब देखिए 2020 का ओलंपिक मैं बोल रहा हूँ जो कि 2021 में हुए, क्योंकि कोविड जो है वो 2020 में उसके कारण नहीं हो पाया, तो 2021 में था, लेकिन उसे टोक्यो ओलंपिक 2020 ही बोला गया है। तो इसमें आप कन्फ्यूज ना होइएगा। टोटल 33 गेम इसमें शामिल थे। और इससे और भी बहुत महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, जो भारत ने टोटल 4 2 6 1 7 टोटल 7 जो हैं मेडल हमारे देश को ला के दिए हैं भारत के जो प्लेयर्स हैं। और ये अभी तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है भारत की तरफ से। इससे पहले 6 मेडल लंदन ओलंपिक में हमारे भारत ने जीता था, जिसमें आपको अगर डिटेल से वीडियो ये ओलंपिक का चाहिए तो इसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि ओलंपिक से संबंधित करंट अफेयर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी रिसेंट एग्जाम में पूछे गए थे ओलंपिक से संबंधित प्रश्न। तो अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। स्पेन एवं मास्को के मध्य कौन सा जल डमरू स्थित है? तो स्पेन और मास्को के मध्य जिब्राल्टर जल डमरू मध्य स्थित है। देखिए ये जल डमरू क्या होता है इसको समझने के लिए, जैसे कि अगर कोई 2 महासागर हैं आपस में, ये एक महासागर है, दूसरा महासागर है, और ये आपस में अगर किसी पतले से धारा से अगर मिलते हैं या कैनाल से मिलते हैं तो इसे हम जल डमरू कहते हैं। तो इस प्रकार का जो जल डमरू होता है आपस में, जो आपस में 2 महासागरों को मिलाता है, तो इसे हम जल डमरू कहते हैं। तो जिब्राल्टर डमरू के मध्य, मास्को स्पेन के मध्य जो जल डमरू उसको जिब्राल्टर कहते हैं। अगले जो प्रश्न उसको देखते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो इससे संबंधित जो अगले प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो भी डिटेल से मैं बताते जा रहा हूँ उसको बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न बिल्कुल बनते हैं पेपर में। आपको लगता है कि किसी टॉपिक को अगर डिटेल करना है तो उसको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लेंगे, ताकि मैं उसको डिटेल से बता पाऊँ। कंटिन्यू ये जो सीरीज़ उसको ज्वाइन रखिए, ताकि आपसे सारे प्रश्न बनते हैं। इसी प्रकार से डिटेल हम पढ़ते रहेंगे हर एक प्रश्न को, ताकि उससे संबंधित जितने प्रश्न हैं पेपर में आपसे बने। तब तक के लिए पीस आउट।